सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी हेल्प से जो बॉडी है एक सर्कुलर पाथ पे फॉलो करना शुरू कर देती है विद द यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। डेफिनेशन में हमारे पास आता है, इफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव along a circular path with uniform speed is called centripetal force। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। और ये हमेशा एक्ट करती है, याद रखो, along द रेडियस। हमेशा ये along द रेडियस एक्ट करेगी एंड टुवार्ड्स टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के बिल्कुल सेंटर की तरफ ये जाती रहेगी। इसकी हम डायग्राम करते हैं, डायग्राम से हमें क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पर क्या कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मैंने ही क्या है, एक पत्थर को एक डोरी से बांधा छोटे से पत्थर को, और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ पोजीशन पे। यहाँ से मैंने इसको बांधा और इसको क्या गोल गोल घुमा रही हूँ। जब मैं गोल घुमाऊंगी तो इसकी एक तो वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट की तरफ एक्ट करेगी और इसकी फोर्स होगी मेरी तरफ आने की। फिर ये जाता जाता जब इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे अगेन जो वेलोसिटी हमेशा हमारी टेंजेंट की लॉन्ग लगेगी और फोर्स जो होगी हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर। यहाँ पर आया वेलोसिटी अलोंग द टेंशन, ठीक है, फोर्सेस टुवार्ड्स द सेंटर। यहाँ पर पहुंचा वेलोसिटी along the tangent and forces towards the center of the circular path। इस तरह से हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस को हम डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इससे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होता है। देखिए यहाँ पर हमने एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इट शुड बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना बहुत जरूरी है। जब बॉडी जो है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही है, बेटर टू बी रिटन एज मोशन, चलो यहाँ पर मोशन ही लिखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉलो करती है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली की चेंज होती रहती है। यहाँ पर देखो चेंज आएगा, स्पेशली इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में चेंज आता रहेगा, ठीक है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो हम यही कह देंगे कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना। तो इट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन। ऑफ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ये एक्सेलरेशन के साथ एक्ट कर रही है बॉडी, तो देखिए ये रेडियस के अलोंग, ये हमारा रेडियस होता है, रेडियस के अलोंग इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो फिर ये क्या, रेडियली इनवर्ड्स बोलेंगे, एक्ट कर रही है रेडियली इनवर्ड्स। तो वो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर। इसका एक और एक्सप्रेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर। बस आपको ये दो रिजल्ट याद रखने हैं। क्यों, क्योंकि जो वी होता है हमेशा हमारे पास आर ओमेगा के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर आपको करके दिखाऊं, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो मेरे पास आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, दो फॉर्मूलाज हैं फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब v जो है मेरे पास हमेशा क्या होगी, v मेरे पास हो जाएगी वेलोसिटी, है ना। v तो होगी मेरी लीनियर वेलोसिटी,
ओके, एंड ओमेगा मेरे पास क्या आएगी, ओमेगा होगी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस जो है ये चेंज होती जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर मैं ये फॉलो करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो मास है, सॉरी फोर्स है, वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास की जगह सॉरी एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पर कौन सी एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर फोर्स भी तो लग रही है, इनवर्ट्स फोर्स ही लग रही है सब जगह पे, है ना। तो फोर्स इनटू एम टाइम्स ए, वो एम टाइम्स ए की दोनों वैल्यूज ले लेती है, बी स्क्वायर अपॉन आर भी आ जाती है फोर्स की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी हमारे पास वैल्यू होती है फोर्स की, दोनों फोर्सेस है। एक एग्जांपल तो यही होगी कि मैंने पत्थर से बांधा, एक पत्थर को डोरी से बांधा, उसको गोल गोल घुमाने लगी। एक हमारे पास एग्जांपल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, जिसमें प्लैनेट्स जो है सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट की जा रही है ऑन प्लैनेट, इट इज काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो क्या अपनी इर्द गिर्द उसको घुमा रहे, प्लैनेट्स आने की कोशिश कर रहे हैं इनवर्ट्स, बट वो आ नहीं पा रहे हैं, दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब मान लीजिए जो एक होता है ना मौत का कुआं, मेलों में होते, मे भी आपने देखा हो, मौत का कुआं होता है, उसमें बाइक या कार चला रही होती है ऐसे इस तरह से, दे आल्सो फॉलो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की कारण ही पॉसिबल होता है। चौथी एग्जांपल इसकी क्या आएगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, के इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहे, बट उसके बीच जाके ना गिरे, न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना हो? नहीं मैम। चलो आगे करते हैं टॉपिक, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। ये है मेरा आपका टॉपिक। अब कार क्या सर्कुलर लेवल रोड पे घूम रही है, यानी कि कार क्या एक लेवल रोड को निगोशिएट करती है वैसे तो, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है रोड और टायर्स के बीच में, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है, जिसके कारण जो है एक लेवल्ड रोड पे, मान लीजिए ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रोड है, ये तो इंक्लाइंड हो गया, ये तो बैंक्ड रोड हो गया, सॉरी, लेवल रोड पे क्या ऐसे गोल गोल घूमना, सीधा प्लेन आएगा, लेवल रोड पे ऐसे गोल गोल घूमना क्या है अलाउ कर देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। तो इसके रिलेटेड पहले मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना दूं, ये मेरा रोड है। ठीक है, अब इसमें मैं, आप मेरे ऊपर हंसना मत भी, मेरी ड्राइंग इतने सालों से सुधरी क्यों नहीं है, बिगड़ती जा रही है पता नहीं क्यों, सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। मेरी गाड़ी जा रही है, कितनी सुंदर गाड़ी है, और इसमें ये बैठे हैं मैं अपनी मर्सिडीज में। अच्छा पहिए टेढ़े हो गए, पहिए ऐसे होने से, सॉरी, सीधा जा रही है ना, टेढ़ा थोड़ी जा रही है, सीधा जा रही है। तो देखिए इस पहिए से एक रिएक्शन फोर्स लगी ऐसे, R1। ठीक है, इस पहिए से एक रिएक्शन फोर्स लगी R2। ठीक है, यहाँ पर टोटल का वेट नीचे की तरफ जा रहा है mg, और यहाँ पर टोटल की रिएक्शन इसको बैलेंस करने के लिए R1 प्लस R2। अब यहाँ पर इस पहिए ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट कर दी
F1, इस वाले ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट कर दी, यहीं पे लिख देते हैं F2। ठीक है, अब यहाँ तक का जो मेरे पास ये ओरिजिन हो गया, यहाँ तक का मिडल तक का डिस्टेंस लेना है मैंने, मिडल तक का डिस्टेंस है R। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, काइंड ऑफ कार मूव करिए दैट मीन्स जो व्हील्स है वो रोटेट कर रहे हैं, काइंड ऑफ रोल कर रहे हैं। ठीक है, रोल कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास फ्रिक्शन लग जाएगी फर्स्ट वाले की म्यू R1, सेकेंड वाले की फ्रिक्शन लग जाएगी म्यू R2। ये चीज क्लियर? तो टोटल फ्रिक्शन मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास आ गई F equals to F1 plus F2, that means mu R1 plus mu R2, mu कॉमन निकाल लो, R1 plus R2। अब R1 plus R2 किसकी इक्वल है, mg की इक्वल। तो मैं ये कह सकती हूँ टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू डॉट mg की इक्वल है। तो कार को अगर रोड के ऊपर स्टे रहना है, रोड के ऊपर ही रहना, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है या तो इक्वल हो या ग्रेटर देन हो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो म्यू एम जी है या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो देन दी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर ओमेगा इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पर हमने कोई एंगल दिखाया ही नहीं है, अगर एंगल दिखाया होता तो हम ओमेगा लेते। ठीक है, तो सीधी सी बात है, गाड़ी ने रोड के ऊपर रहना है तो या तो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रहे ताकि गाड़ी उछले ना, या फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स से भी ज्यादा हो। क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी तो वो गाड़ी को अपनी तरफ खींच लेगी सेंटर में, तो गाड़ी तो उछल के सेंटर की तरफ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अब हम देखें अगर इक्वल टू का भी साइन आ रहा है राइट, तो मैं म्यू को कह सकती हूँ एम वी स्क्र अपॉन आर इंटू एम जी, एम और एम कैंसिल, तो जो मेरे पास म्यू आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी स्क्र अपॉन आर जी। ठीक है, एक तो म्यू की वैल्यू आ गई, फिर यहाँ पर मैं वेलोसिटी की भी वैल्यू ले लेती हूँ। वेलोसिटी क्या आ जाएगी, म्यू आर जी, वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। और अगर मैं वेलोसिटी लेना चाहूँ मैक्सिमम, तो इसमें साइन ऑफ दैट लेस और ग्रेटर हटा के अकेला इक्वल टू का रखेंगे अंडर रूट म्यू आर जी। यानी कि अगर वी मैक्स से स्पीड बढ़ जाएगी तो जो गाड़ी है उछल जाएगी, ऑफ रोड हो जाएगी सर्कल के बीच में, क्यों, रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण जो इसका ये कारण जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है वो इनसफिशिएंट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को वो स्टेबल रख सके। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड जो है वी मैक्स इसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड कर रही है, रेडियस। ठीक है, अगर कर्व्ड पाथ जो हमारा इस तरह से घूम रही है हमारी गाड़ी राइट, कर्व्ड पाथ में अगर जो मेरा रेडियस है वो कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी, वो बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मैम हम्म, हाँ जी बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? नाउ वी हैव द टॉपिक ऑफ बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड, यानी कि इसमें कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगती है बिटवीन टायर्स एंड रोड, जिससे कि एक प्रॉपर वियर एंड टीयरिंग हो टायर्स की। ठीक है, तो वियरिंग एंड टीयरिंग को अवॉइड करने के लिए जो कर्व्ड रोड होती है उसपे हल्की सी इंक्लिनेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। इंक्लिनेशन कहने का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में रोड को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है। आपने देखा होगा जो कार रेसिंग की ट्रैक होते हैं जब वो गोल होते हैं इस तरह से टर्न करते हैं, वो क्या इस तरह से इंक्लाइंड होते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। जो बाहर वाला एरिया होता है वो ऊपर की तरफ उठा होता है स्पाइट ऑफ अंदर वाला एरिया।
अगर आपने कार रेसिंग देखी है तो कार रेसिंग की एक दो वीडियोस देखना, आपको पता चल जाएगा। अब वो क्यों होते हैं उसके बेसिस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, अब मेरे पास जो रेसर है, मैं ही हूँ वो रेसर, महान रेसर, जो इस दुनिया के सभी प्राणियों को खत्म कर सकती है अगर गाड़ी चला ले। मेरी ड्राइविंग बहुत बुरी है खैर। तो ये मैं वो महान रेसर हूँ जो बैंक्ड रोड, इसको बैंक्ड रोड बोलते हैं। ठीक है, बैठिए, ये रही मेरी प्यारा सा चेहरा। ओके, यहाँ पर देखिए हम फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं पहले तो। यहाँ पर मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले तो एमजी लगेगा, यही टेढ़ा हो गया देखो। ऐसे मेरी ड्राइविंग है, ऐसे मेरी राइटिंग। एमजी डाउनवर्ड लग रहा है देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में मेरे पास आर लग रहा है। अगर इस डायरेक्शन में आर लग रहा है तो मेरे पास इसको बैलेंस करने के लिए आर कॉस थीटा इधर आ गया, आर साइन थीटा इधर आ गया ना। ये मेरे पास इस तरह से इंक्लाइन है ना, यहाँ पर मेरे पास थीटा लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी इस डायरेक्शन में, क्यों गाड़ी इस तरफ को मूव करती जा रही है। ठीक है, ऐसे जाएगी गाड़ी, ऐसे ऐसे मोशन होगा इसमें। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स लगाने की कोशिश करूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, सॉरी, हाँ जी, इस डायरेक्शन में लगेगा एफ कॉस थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास लगेगा एफ साइन थीटा। क्यों? मेरे पास इस डायरेक्शन में एफ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये आउटर सरकमफ्रेंस जो हमारा बढ़ रहा है, आउटर सरकमफ्रेंस की तरफ के स्लोपिंग हो रही है। ये क्यों हो रही है? ताकि जो टायर्स की वियरिंग एंड टियरिंग है, यानी कि जो टायर है वो घिसे ना। ठीक है, तो इस कारण इनको बैंक्ड रोड कहा जाता है। तो ये एक सिस्टम होता है, इसके भी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? द सिस्टम ऑफ ब्रेजिंग, द सिस्टम ऑफ ब्रेजिंग द outer edge of a curved road above its inner edge is called banking of curved road। ठीक है, जो ट्रैक होता है इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। फिर आगे पढ़िए, द एंगल टू विच द आउटर एज of the curved road is is raised above the inner edge is called angle of banking। अब यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है? थीटा। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये इसको रेस किया गया ना, तो ये मेरे पास एंगल ऑफ बैंकिंग आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? एक तो वेट लग रहा है बेटा एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक हमारे पास लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, रोड के अकॉर्डिंग वो एक्ट कर रही है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरह इसलिए लगती है ताकि कार ज्यादा स्पीड में थी, स्लोप के ऊपर चढ़ के वो जो हमारे पास बॉर्डर्स बने होते हैं उसको ना तोड़ के निकल जाए ऑडियंस तक। ठीक है, इसलिए इस डायरेक्शन में, इनर डायरेक्शन में हमारे पास क्या फोर्स लगती है। तो देखिए, सबसे पहले तो फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, आर साइन थीटा ये अलोंग मेरे पास एफ कॉस थीटा लग रहा है, यहाँ पर आर साइन थीटा एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसके सामने इस डायरेक्शन में ही मेरे पास क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है ताकि ये सर्कुलर ट्रैक पे रहे। तो मैं कह सकती हूँ आर साइन थीटा प्लस
एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एक तो ये लग गई। अब इसके अलावा इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? एफ की जगह पे मैंने क्या कर दिया, रुको रुको, इसको मैंने कर दिया सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास बन रहा है एक तो आर साइन थीटा वन हो गया, ये हो गया आर कॉस थीटा, और ये मेरे पास आर कॉस थीटा पड़ा है, उसको भी डायरेक्शन मेरे पास एस साइन थीटा भी पड़ा है और एम जी भी पड़ा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आर कॉस थीटा जो है वो एफ साइन थीटा प्लस एम जी की इक्वल है। तो मैं अगर एम जी वाला पार्ट अलग निकाल लूँ जिसमें एम बी स्क्वायर वाला जैसे इधर अलग है, तो आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। यहाँ पर मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर लो। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे क्या होगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर इंटू हो जाएगा एम जी। यहाँ तक का पार्ट समझ में आया तो बताओ, नहीं मैं रिपीट करती हूँ। मैम भाई दोबारा समझा दो। ठीक है, देखिए पहले हम फोर्सेस को देखते हैं। पेन चेंज करो पहले, तो मैं अच्छा सा पेन लेती हूँ। पहले जो इस तरफ फोर्सेस लग रही हैं, ये वाली ऊपर नीचे वाली, वो देखते हैं। आर कोस थीटा लग रही है, सॉरी मैं पहले ऊपर वाली करके, चलो कोई नहीं। आर कोस थीटा लग रही है, ये रही। आर कोस थीटा के सामने एफ साइन थीटा पड़ा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एम जी पड़ा है, ये इधर हो गया। तो मैंने क्या किया, कॉस साइन वाली एक साइड कर ली और एम जी निकाल। फिर इस वाली इधर और इधर वाली बात करते हैं। इधर और इधर वाली में मेरे पास पड़ा ये एफ कॉस थीटा आर साइन थीटा, दूसरी साइड मेरे पास क्या सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जिस कारण ये गाड़ी अपनी ट्रैक पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये। दोनों एक साइड पे, तो यहाँ पर प्लस का साइन हो गया। ये दोनों ऑपोजिट साइड में थे सारी के सारे, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा। सॉरी, ये दोनों एक साइड से, तो यहाँ पर प्लस का था, ये दोनों ऑपोजिट में, इसके बीच में माइनस का साइन है। अब पता लगा यहाँ तक? यस मैम। अब दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पर मैं कह दूंगी ना एम जी सी एम, एम सी एम कैंसिल हो गया। ठीक है, मैं ये एज कर रही हूँ क्योंकि डायग्राम मुझे बनानी मुश्किल लगती है। बाकी की इक्वेशन मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगी। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा अगर आप नोट डाउन करना चाहते थे। चलिए, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोनों को डिवाइड कर लिया बेटा, इसके साथ ये कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बाय आर कॉस थीटा। डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होगी, ये वाली, इसके साथ डिवाइड करने बाय आर और थीटा। क्या होगा, इसके साथ भी डिवाइड, इसके साथ भी डिवाइड, इसके साथ भी डिवाइड, इसके साथ भी डिवाइड। ठीक है, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, मैं सारा सॉल्व करके दिखा दूँ, प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। जो जो चीज हमारे पास कैंसिल हो रही है पहले तो उसको कैंसिल करते हैं। आर के साथ आर कैंसिल, ये तो पूरा ही कैंसिल। ठीक है, अब जो चीज हमारे पास आगे बन के आ रही है, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस एफ अपॉन आर, ये वाली, ठीक है, अब जो चीज हमारे पास आगे बन के आ रही है, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस एफ अपॉन आर, ये वाली। इसके साथ डिवाइड करने बाय आर और थीटा।
यहाँ पर भी देखिए, सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा आना था। हाँ, ये कॉस के साथ कॉस कैंसिल है, प्लस एफ अपॉन आर आ गया, अपॉन यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ अपॉन आर tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, अब सारा एलसीएम वगैरह देखते हैं। एलसीएम वगैरह तो क्या देखना है, मेरे पास एफ क्या होता है, म्यू आर के इक्वल, म्यू आर के इक्वल होता है, तो म्यू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन आर, जहां जहां एफ अपॉन आर है वहां वहां पर म्यू कर दो, सिंपल, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यानी कि बेसिकली मुझे तो वेलोसिटी चाहिए ना, तो अब वेलोसिटी कहाँ पे सॉल्व करूँ, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ इसको, काफी भूचाल बन गया यहाँ पे, बिल्कुल ये कर देते हैं, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है हमें, जरूरत पड़ेगी मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। हाँ जी, अब वेलोसिटी की बात करनी है हमने, तो v स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस, और यहाँ पर 1 माइनस आएगा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, तो v क्या आ जाएगा, सारे के सारे का स्क्वायर रूट टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, सारे के सारे के ऊपर के स्क्वायर रूट हो गया, तो यहाँ पर ही मेरे पास वेलोसिटी आ गई, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। मान लीजिए इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन ही नहीं लगी, रोड और टायर के बीच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं, जब फ्रिक्शन नहीं तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं है, म्यू जीरो हो गया, अब जो जो म्यू वाली टर्म है वो तो जीरो होगी, तो v क्या रह जाएगा, आर जी टेन थीटा, क्योंकि 1 माइनस जीरो तो फिर 1 ही रह गया, आर जी टेन थीटा रह जाएगा, उसमें टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायरिंग करके। ठीक है, स्क्वायरिंग करके तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी, और थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। ये हमारे पास स्पेशल केस है, अगर फ्रिक्शन ना हो, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, है ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, फ्रिक्शन तो होगी होगी, फ्रिक्शन होगी तभी तो मेरे पास वेलोसिटी आएगी, वरना वेलोसिटी नहीं आएगी बहुत कभी। ठीक है, तो ये था हमारे पास टॉपिक, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड।